सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में ये मुकाबला रहा। सुबह 10 बजे से मतदान की आज प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 5 बजे तक मतदान चला। शाम 6 बजे से मतगणना जारी हो गई और लगभग 7:30 बजे नतीजों का ऐलान हो गया। उपराष्ट्रपति पद की रेस में एनडीए ने बाजी मारी है। 452 वोट्स उनके नाम। इंडिया गठबंधन को 300 वोट्स मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन ये आंकड़ा भी बड़ा ही नजर आता है। इससे पहले हमने देखा विपक्षी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही थी। नतीजों का ऐलान हुआ, एनडीए की तरफ से जो दावेदारी थी वो मजबूती के साथ रखी गई और 452 वोटों से उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए अव्वल नंबर पर सबसे पहले पर यानी सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी चुनाव हार गए हैं, हालांकि उन्हें 300 वोट्स मिले। 452 वोट उपराष्ट्रपति की रेस में एनडीए के नाम रहा। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति देश के होंगे। सीपी राधाकृष्णन से जुड़ी हुई भी कुछ इंफॉर्मेशन यहां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का यह मुकाबला था और एक बड़े मैसेज के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। पिछले दिनों लामबंद होने की कोशिश विपक्षी पार्टियां करती रही और ऐसे में 300 का आंकड़ा अब तक के इतिहास में एक बड़ा आंकड़ा ऑपोजिशन के लिहाज से माना जा रहा है। लेकिन बहरहाल एनडीए के खाते में 452 वोट्स गए और उपराष्ट्रपति की रेस में सीपी राधाकृष्णन आगे रहे। अदिति एक बार फिर से कनेक्टेड है। अदिति, आप इन आंकड़ों का जिक्र कर रही थी, जाहिर है इसके लिए मजबूती से दोनों ही पार्टीज की तरफ से जो फाइट है वो रखी गई और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि लगभग ये फाइनलाइज था, ये जो आंकड़ा आना है लगभग तय था, लेकिन कोशिशें पूरी तरीके से हुई है। फिर भी 300 का आंकड़ा भी एक जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है अदिति। वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ये तय हो गया। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले और इंडिया के जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 वोट से हराया गया है। तो जाहिर तौर पे ये एक मैसेज की कोशिश है। इसके साथ साथ देखिए, जहां तक बात 300 की है तो विपक्ष के खेमे में तो इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा है और उसके अलावा विपक्ष के खेमे में तो इसको लेकर बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है कि हम भले ही आंकड़ों में हारे हों पर मोराल हमारा नहीं हारा है। तो इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब बात तो लगातार विपक्षी क्रॉस वोटिंग को लेकर कर रहा था, तो आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग 25 वोट ज्यादा मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार को। मतलब अगर उस तरह से जिक्र करें कि जो एनडीए के उनका जो आंकड़ा था उसको देखें तो 25 वोट ज्यादा मिले हैं। ये अपने आप में एनडीए की एक बड़ी जीत है। आपने देखा कि सुबह वाईएसआर ने अनाउंस कर दिया था, इसके अलावा भी एब्सटेन भी हुए हैं, लेकिन 25 वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस एनडीए के उम्मीदवार को। ये मुद्दा है ये सोचने का कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि ये कहां पर जो है फॉल्ट हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि सुबह से विपक्ष जो है वो बार बार कह रहा था कि क्रॉस वोट होगा, क्रॉस वोट होगा, सांसद अपने मन की आवाज सुनेंगे, इस तरह की अपील भी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं 25 वोट ज्यादा मिले हैं, इसका मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है। ये एक बड़ी मैसेजिंग की बात यहाँ पर नजर आ रही है कि जो एनडीए ने सोचा था वो कर देखा, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश जो थी वो कर दिया है। बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के साथ सबसे बड़ी बात अदिति यहाँ पर ये हो जाती है कि इससे पहले चूंकि जब सवाल पूछे गए थे जगदीप धनखड़ को लेकर के, उस समय भी विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से बातें रख रहा था, वो देश को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन चूंकि इस समय स्थिति एनडीए की दोनों ही खेमे में बड़ी मजबूत है, फिर चाहे वो लोकसभा हो फिर चाहे वो राज्यसभा हो, ऐसे में नंबर आना या आंकड़ा आना लगभग फिक्स था। लेकिन मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग होने का असर भी क्या इस पे पड़ सकता है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो इसके रिपरकशंस क्या दिख सकते हैं अदिति? एक तो बार बार जो ये सवाल दिख रहा था कि जगदीप धनखड़ को लेकर, वो सवाल आज खत्म होता है क्योंकि एनडीए को उतने ही अच्छे तरीके से वोटिंग हुई है। और अब ये इस पे जांच पड़ताल इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए कि 25 वोट जो ज्यादा मिले हैं एनडीए को, वो किस तरीके से, तो वो क्रॉस वोटिंग कहाँ हुई, वो प्लानिंग में कमी कहाँ राहुल गांधी की रही, मल्लिकार्जुन खड़गे की रही, पूरी इंडिया गठबंधन की रही। इसके साथ साथ आप देखिए, ये समझिए कि कांग्रेस ने इंडिया को 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिसमें से 15 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिले हैं। यानी कि बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के
4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। तो लोकसभा में इकलौता सांसद वाले जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने भी वोट डालने से इनकार कर दिया था। अगर धनखड़ ने जिस तरीके से 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जो चुनाव हुआ इसकी पूरी कड़ी समझेंगे तो एनडीए ने भी बखूबी बारीकी तरीके से जहां पर वोट काट सकते थे या क्रॉस हो सकता था वो हुआ है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने भी जो अपना पूरा चुनाव है, जैसे अगर मैं आपको पुराने भी रिकॉर्ड की बात करें, राइट, तो अवैध वोट हुए थे 2022 में 15, 2017 में 11। अवैध वोट हर बार होते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई भी वोट गलत खारिज ना कर दिया जाए। तो आधी इस बात की होती है। तो अभी पूरा आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 25 वोट जो है वो क्रॉस वोट किए गए। अच्छा, जरा उम्मीदवारी को लेकर के भी आदित्य बताइए कि सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के पीछे इंडी गठबंधन की रणनीति क्या थी, और अगर एनडीए खेमे की भी बात करें तो भी इसका भी जवाब दीजिए कि सीपी राधाकृष्णन ही क्यों? देखिए, पहले जो बन के आए हैं उपराष्ट्रपति उनका जिक्र कर लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के लिहाज से बात करें तो पहला संघ की पृष्ठभूमि है, पुरानी बीजेपी में काम कर चुके हैं, नई बीजेपी में काम कर चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, संवैधानिक पद का उनको एक्सपीरियंस है। और जिस पद के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था उस पद में संवैधानिक पद के साथ साथ पार्टी की लाइन एंड लेंथ को समझना, सरकार किस तरीके से काम करती है उसको समझना, आरएसएस की विचारधारा के साथ पुराने नए बीजेपी का अमेलगमेशन, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरी बड़ी बात है कि मोदी अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के तिरुपुर में वो रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे बोलते हैं कि अर्जुन की आंख की तरह तमिलनाडु पे लंबे समय से उनकी नजर है। उन्होंने अन्नामलाई को इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं अलायंस ना होने के चलते उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ पाया। इस बार तो भले ही इसका इम्पैक्ट हो या ना हो, पर जिस दिन अमित शाह चुनाव करके जब जाएंगे, जब आज जीत हो गए और जब अगली बार तमिलनाडु जाएंगे तो वहां पर वो ये मैसेज देंगे कि हमने तमिलनाडु से एक ओबीसी व्यक्ति को चुनकर, जो पहली बार इतिहास में हुआ है कि तमिलनाडु से बने होंगे पहले बट ओबीसी नहीं बना, ओबीसी व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति को हमने संविधान के इतने सर्वोच्च पद पे बिठाया है। तो ये हमारा वादा है आपसे कि हम तमिलनाडु को एक अलग स्तर पे लेकर जाना चाहते हैं, विश्वास कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक बैरियर, जो छोटे छोटे बैरियर होते हैं वो टूटते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेजिंग की कोशिश है। भाजपा तमिलनाडु के वो सचिव रहे हैं, कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, कोरियर बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं और झारखंड के राज्यपाल बने, और उसके बाद अतिरिक्त तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी राज्यपाल, आखिरी महाराष्ट्र के राज्यपाल, यानी कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के बनाए तो एक है। तो ये उनका बैकग्राउंड है। अब रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी भले ही बात कर रही थी तमाम बातें, पॉलिटिकल एंगल भी था, लेकिन इंडी गठबंधन ने बार बार ये बात की कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है ये लड़ाई। इसीलिए इस बार आपने देखा कि रीजनलिज्म पे वोट नहीं हुआ। तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिलनाडु के लोगों ने वोट नहीं किया, नहीं तो ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु की जो पार्टी है वो क्या वोट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई थी, जीत की लड़ाई थी, इसलिए लामबंदी हुई। अब आप उनका कानूनी करियर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी, संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों के विशेषज्ञ हैं, और आंध्र प्रदेश में एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने, गुवाहाटी हाई के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और सेवानिवृत्त हुए। लेकिन बीजेपी हमेशा ये प्रचार कर रही थी कि इनके जितने भी बड़े फैसले थे वो जनमानस विरोधी रहे। सबसे बड़ा नक्सल का जो एक अभियान सिविलियंस ने शुरू किया था उसके खिलाफ इनका वर्डिक्ट आया था। इन्होंने कहा था कि सिविलियंस नक्सल के खिलाफ अभियान शुरू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नक्सल आज तक सरकार ही कहती है कि नक्सल चिपका रहा, वरना अगर सिविलियंस नहीं सपोर्ट करते नक्सल को, उनके विरोध में खड़े थे तो नक्सल कब का खत्म हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं विचारधारा की, एडमेंट विचारधारा की भी प्रचार बीजेपी ने किया था, पर विचारधारा की बात थी। अब देखिए तमाम तरीके के बात आए,
तमाम तरीके की बात भी निकल कर आई और ये पूछा गया कौन किसको वोट देगा। अंततः जीत उसी एनडीए की होनी थी। लेकिन अदिति, इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा था कि लगभग 315 या 320 तक तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अपने दावे से कम सीट्स हासिल हुए हैं। क्या ये इंडिया गठबंधन के मनोबल को तोड़ेगा? दूसरा सवाल ये अदिति कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को एक मुद्दा बनाया गया, क्या ये एक सिर्फ राजनीतिक समीकरण है या फिर जनता पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि क्या जाटों में इसका फर्क पड़ रहा है क्या, और वो भी खास तौर पे राजस्थान में। इसके लिए भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, पर इसके लिए प्रचार तैयारी इस तरह की है कि जो राजस्थान की जो बीजेपी की कार्यकारिणी बन रही है, जो बनने वाली है नई कार्यकारिणी, उस कार्यकारिणी में जाट बड़े नेता जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि जो मुद्दा कांग्रेस बना रही है, तो कांग्रेस बार बार सवाल करती है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की वोटिंग के बाद वो मुद्दा खत्म हो गया है। वो मुद्दा अब नहीं होगा, क्योंकि अब देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज सहज करने वाली बातें करती हैं। तो आज पूरे दिन जगदीप धनखड़ का मुद्दा रहा। ये वही जगदीप धनखड़ है जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लेकर आए थे। जी, तो देखिए अदिति यहाँ पर इन्फॉर्मेशन साझा कर रही थी। इनसाइड स्टोरी क्या है इसको समझना जरूरी। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में यहाँ मुकाबला होना था और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो चुका है। 452 वोट्स मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, और लगभग ये फाइनल पहले से ही आंकड़ों के हिसाब से माना भी जा रहा था।